Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay. So we are starting new subject which is physics for both 11th and 12th. So हम लोग 11th और 12th सेपरेटली नहीं लेंगे एंड पूरे 11th और 12th के सिलेबस को हमने एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है. सो जो भी टाइप के कंसेप्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म होगा तो उसमें हम लोग पहले 11th का मैग्नेटिज्म करेंगे एंड देन वी विल गो टू 12th मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो उस रिलेटेड जो भी 11th के कोर्सेज चैप्टर्स पहले है वो करेंगे, उसके बाद 12th का लेंगे. सो एक कोई भी कंसेप्ट का 11th से लेकर 12th तक पूरा साथ में करेंगे. किसी को कम इंपॉर्टेंस, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं. कंसेप्ट इज कंसेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इन डेप्थ होनी चाहिए. और साथ में हम लोग थोड़े पीवाईक्यूज लेंगे. हम पीवाईक्यू हेवी नहीं रखेंगे. पीवाईक्यू इंट्रोडक्शन के लिए होगा और आपको पीवाईक्यूज खुद से ज़्यादा सॉल्व करना है. अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पीवाईक्यूज के और क्लासेस रिकॉर्ड कर सकते हैं. बट फॉर दिस वन, मेन गोल हियर इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. और जो भी सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है for 11 for class 12th board exams and also for MSTCT. कोई सेपरेट नहीं है. concepts are concept, so we'll go with the concept and we'll also study कि वो concepts को apply कैसे करना है MSTCT के क्वेश्चंस के फॉर्म में, जो हम PYQ कुछ PYQ 10 से 15 PYQ पर चैप्टर लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो So we'll start with the first chapter which is units and measurement. उसके बाद होगा mathematical methods एंड उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में स्टार्ट करेंगे which is motion in plane, laws of motion, gravitation and rotational dynamics. So ये एक चंक हो जाएगा. पहले दो चैप्टर के बाद ये हम लोग सेकेंड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है. And then will come mechanical properties, 11, 12 and things like that. It will go on. पहले हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट और मैथमेटिकल मेथड्स कर लेते हैं. ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है फिजिक्स के. ये होने के बाद हम लोग प्लान डिफाइन करेंगे, बट पहले ये दो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो अगर आप देखोगे जब से साइंटिफिक स्टडी हो रही है इंडियन रीजन में भी, हम लोग कहते हैं कि वी प्रपोज नंबर 0, वी प्रपोज्ड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स के कंसेप्ट्स, राइट. सो हम लोग थ्रू आउट आर ह्यूमन एवोल्यूशन जब भी हम लोग कुछ करते थे, हम लोगों को उसे क्वांटिफाई करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्टेंस है तो मुझे डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से सन का डिस्टेंस कुछ कुछ है, राइट. जैसे ऑन एन एवरेज हम लोग अर्थ से सन का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब ये जो यूनिट है, आपने किलोमीटर सुना है, मीटर सुना है, सेंटीमीटर सुना है, नैनोमीटर तक सुन लिया है. ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये कौन सा यूनिट है. ओके. सो अगर मैं अर्थ टू सन का अगर मीटर में डिस्टेंस बताऊं, एक्स अमाउंट्स ऑफ मीटर, तो ये एक्स बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी. उस वैल्यू को कम करने के लिए हमने एक दूसरा यूनिट बनाया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. यहां हम यूनिट हमारे इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज कर रहे हैं. और अर्थ में कहीं जाओ, कोई भी कोने में जाओ,
जो हमारा डिस्कशन है वो वैलिड होना चाहिए। अगर मैं इंडिया में मीटर को कुछ और कह रहा हूँ, पेरिस में कोई मीटर को कुछ और कह रहे हैं, तो वो लोग हमारा साइंटिफिक डेटा यूज नहीं कर सकते और हम उनका साइंटिफिक डेटा यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके सारे यूनिट्स अलग अलग है। तो ये पहले हुआ करता था ऐसा, राइट। सो काफी साइंटिस्ट जो प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करते थे उनको स्पीड ऑफ लाइट, राइट, स्पीड ऑफ लाइट, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स। सो ये सब चीजों पे जब वो स्टडी कर रहे हैं तो उनको स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, राइट, कि हम लोगों को एक ऐसा यूनिट चाहिए जो जो अर्थ पे सारे लोग वही फॉलो करें और साइंटिफिक लिटरेचर जो भी बने वो उस हिसाब से बने, सो दैट सब लोग समझ सकते हैं और सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगर इंडिया में मैं इसको मीटर बोल देता हूं और पेरिस में वो लोग इतने लेंथ को मीटर बोलते हैं, ये इंडिया की बात है, ये फ्रांस की बात है। और मैं इंडिया में कोई बता रहा हूं कि अर्थ का डिस्टेंस सन से XYZ है मीटर्स में, तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट को अप्लाई नहीं होगा कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले अपने इसमें। तो ये सब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स किस किस चीजों के लिए चाहिए, है ना। तो क्या चीजें हैं जो मेजर करते हैं? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर मेजरिंग नाउ, राइट, विथ मोर एडवांस इन साइंस। सो बेसिकली हम क्या मेजर करते थे? मास, राइट। हम लोग मेजर करते थे लेंथ, हम लोग मेजर करते हैं टाइम। ये तीन बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक। लाइक अगर 1000 साल पहले देखा जाए तो हम लोग क्या मेजर करते थे? मास की वजन कितना है, लेंथ कितना दूर है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, टाइम कब से कब तक, कितना टाइम लग रहा है। ये मेजर मेजरमेंट्स थे हमारे, यस और नो, राइट। सो इन्हें फंडामेंटल के फंडामेंटल मेजरमेंट्स या क्वांटिटीज बता सकते हैं। देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको लेके बाकी की चीजें मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे मास से क्या मेजर कर सकते हैं? डेंसिटी, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अगेन डेंसिटी एंड मास। बट मास क्या है? मास तो इनहेरेंट है, वजन उसका इनहेरेंट, उसका उसी मास का डेंसिटी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, मास उतना ही रहेगा। ओके, सो वो तो फंडामेंटल का फंडामेंटल हो गया क्वांटिटी। सो बट हम लोग पहले जाते हैं कि स्टार्टिंग में यूनिट्स के कौन से सिस्टम्स थे, राइट। मतलब कौन सी कंट्री या कौन सा कोई रीजन कोई यूनिट यूज कर रहा है, कोई दूसरा रीजन कोई और यूनिट यूज कर रहा है, तो देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला वाज सीजीएस। सीजीएस में लेंथ वाज सेंटीमीटर, मास वाज ग्राम, टाइम वाज सेकेंड। देयर वाज अनदर यूनिट एमकेएस जो एक दूसरे से रिलेटेड है ये। लेंथ वाज मीटर, mass was kg and time was second. Third was FPS जो यूएस में यूज होता है, फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकेंड। ये यूएस में अभी भी पाउंड्स एंड आउंसेस में वजन लिया जाता है, एवरीबडी। साइंटिफिक लिटरेचर में दैट हैज टू बी इन केजी, बट ओवरऑल सोसाइटी यहाँ पे पाउंड ही यूज करती है, ठीक है।
एंड देन फाइनली सब लोगों ने, सारे साइंटिस्ट ने मिलके दे डिफाइंड सिस्टम इंटरनेशनल. नाउ सिस्टम इंटरनेशनल वो इसके लिए था कि कंफ्यूजन नहीं करना है बाबा. तुम फुट में यूज कर रहे हो, फिर वो मीटर में यूज कर रहा है. तुम्हारे कैलकुलेशन कोई और सिस्टम में, हमारे कैलकुलेशन कोई और सिस्टम में, एक दूसरे का वर्क यूज नहीं कर सकते. तो आगे कैसे बढ़े, कोलैबोरेट कैसे करे, राइट? ह्यूमैनिटी ग्रो कैसी होती है? मैं कोई काम करता हूँ, आप कोई कुछ काम करते हो, रिसर्च करते हो, कोई और कुछ रिसर्च करता है, फिर फोर्थ बंदा क्या करता है, हम तीनों से सीखता है, हम तीनों का रिसर्च यूज करता है और उसके ऊपर और कुछ बिल्ड करता है. सो ऐसी तो ह्यूमैनिटी ग्रो हो रही है, कोई एक आदमी ने थोड़ी ना ग्रो कर लिया. सो वी कोलैबोरेट. सो कोलैबोरेशन के लिए हमारे कुछ कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए. उस कॉमन ग्राउंड के लिए, कॉमन चीजों के लिए हमने कॉमन यूनिट सिस्टम बनाया है. सब लोग आज से यही यूज करेंगे, ऐसा घोषित कर दिया. ठीक है. सो अभी हमें जाना है कि ये तो यूनिट सिस्टम हो गया. अभी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्या है वो देखेंगे, बट उसके पहले ये देखते हैं कि कौन से क्वांटिटीज है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज जिसको मेजर करना है हमें, और उसमें से मेन क्वांटिटीज कौन से है, सेकेंडरी कौन से क्वांटिटीज कौन से है, और सेकेंडरी के बाद के क्वांटिटीज कौन से है. सो जो मेन है उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स. एंड देयर यूनिट्स. ओके. सो फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. अब ये बताया किसने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो देयर वेर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो 1971 में दे मेट टुगेदर एंड दे एग्रीड अपॉन कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग रखेंगे, और जो भी इसके बाहर का है उसको हम लोग सेकेंडरी रखेंगे या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज में उन्होंने बताया, पहला था लेंथ, जिसका SI यूनिट वाज मीटर और उसका सिंबल था m. सेकेंड वन इज मास, उसका SI यूनिट है किलोग्राम एंड सिंबल इज kg. नंबर 3, टाइम, SI unit is seconds, symbol is S. Fourth, temperature, SI unit is Kelvin and symbol is capital K. Number 5, electric current, ampere, A, capital A. Number 6 is your luminous intensity. Light की intensity, that is candela. Unit candela है, symbol है CD. Amount of substance, किसी सब्सटेंस को कैसे मेजर किया जाए, उसका मास नहीं, अमाउंट, कितने क्वांटिटी में है, कितना वजन है नहीं, कितने क्वांटिटी में है, दैट इज मोल, और उसका शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल है MOL. सो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बाकी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. जैसे लेंथ इनटू टाइम, लेंथ को डिस्टेंस में भी दिया जा सकता है. लेंथ इनटू टाइम इज वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड. सो ये उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बट वो डिराइव फंडामेंटल से हुआ था, लेंथ एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम. बट इनमें भी फंडामेंटल की भी फंडामेंटल है, लेंथ, मास एंड टाइम. ओके.
बट वो नहीं देखते हैं हम लोग ये मेजर 7 फंडामेंटल्स देखते हैं। ये यूनिवर्स है, नेचर ने नहीं बनाया, ये ह्यूमंस ने बनाया। ह्यूमंस ने मीटिंग करके डिसाइड किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कि आज से इन 7 चीजों को हम फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज बोलेंगे। और उनका रीजन भी है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाकी चीजें डिराइव होती है। ओके, अब जो डिराइव होती है वो कौन से हो गए फिर? 1.2.2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला वेलोसिटी, which is unit displacement upon unit time. So अभी unit displacement is in meters, time is in seconds. So हम इसे मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, और मीटर स्पेस सेकेंड टू द पावर -1। मीटर और सेकेंड के बीच में स्पेस है, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? ये मीटर सेकेंड इज व्हाट? मिली सेकेंड। जिसमें स्पेस नहीं है उसे मिली सेकेंड कहेंगे। ये मिली सेकेंड है, ये मीटर है, और ये सेकेंड है। ओके, another example of derived unit is momentum. Momentum is what? Unit of mass, by the way, unit of displacement, unit displacement nahi. Moment is unit of mass, मतलब यूनिट ऑफ मोमेंटम कहेंगे हम लोग इसे। मोमेंटम का डेफिनेशन है मास इनटू वेलोसिटी, बट यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, राइट? ये भी हो जाएगा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, राइट? So that will be unit of mass is in SI kg and unit of velocity is meter per second. So momentum will be kg meter second inverse, या फिर kg space meter per second. Okay, okay. Now besides fundamental units, there are 2 more units called complementary units. Supplementary units, not complementary units. Supplementary units. First one is plane angle, which is d theta. Second one is solid angle, which is d. What is, how do you call this symbol? What is this? ओहम तो यूनिट है, ओहम का सिंबल ये है। इस सिंबल को क्या कहते हैं ग्रीक में? जैसे ये थीटा है, इसे एंगल थोड़ी कहेंगे, वो थीटा है नाम। ओमेगा, that is a capital omega. This is small omega, this is capital omega. Small delta, capital delta. Okay, so solid angle and plane angle. What is solid angle, plane angle? Simple. For example, if we are taking a circle, now ये सर्कल का सेंटर है, उस सर्कल में वो सर्कल में we are traveling from this position to this position, एंड वी आर इंटरेस्टेड कि उसका एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड होता है। तो कितना एंगल हम मूव हुए, या फिर कितना आर्क हम मूव हुए, राइट?
सो ये इंस्टेड ऑफ थीटा हम लोग इसे डी थीटा भी कह सकते हैं, विच इज व्हाट, चेंज इन थीटा। यहां से वहां मूव हुए, आपका थीटा कितना चेंज हुआ, राइट? ओके, सो आपका जो डी थीटा है, अगर ये रेडियस आर है, सो डी डी थीटा इज योर आर्क लेंथ, विच इज आर्क लेंथ नॉर्मली हम लोग एस कहते हैं, बट यहाँ चेंज इन आर्क लेंथ कहेंगे एस, मतलब कितना आर्क लेंथ हम आप चेंज किए, आपके पोजीशन कितने आर्क लेंथ से, मतलब चेंज इन आर्क लेंथ क्या है, ds। सो आपका डी थीटा बना ds बाय रेडियस, राइट? याद है थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ओके, ये जो थीटा है ये डिग्री में मेजर होता है या रेडियन में मेजर होता है? एग्जैक्टली, डी थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। ओके, हमें हमें पता है कि 1 रेडियन is 180 by pi. So 1 radian is 180 by pi is how much? 180 by 3.1415, which is how many degrees? 57.297 degrees, right? So 1 radian is ये 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई था, वन रेडियन इज 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई इज 1 रेडियन। अभी इसको समझे कैसे हम लोग, मैं क्विकली ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सो ये सेंटर है, ये उसका डायमीटर है। अगर मैं ये पोजीशन पे हूं और यहां से लेके यहां तक मैं गया 90 डिग्री, सो जब 90 डिग्री हुआ, सो मैं कितने पाए ट्रैवल किया? पाई बाय 2। और मैं यहां तक ट्रैवल किया तो टोटल कितना हुआ? पाई। यहां तक ट्रैवल किया मैं तो टोटल कितना हुआ? 3 पाई बाय 2। और फाइनल पहुंच गया मैं यहां तो टोटल डिस्टेंस वॉज 2 पाई। नाउ ये है पाई का जो वैल्यू है वो ज्योमेट्री से निकलता है। आप लोग क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ करो, ओके, उस सर्कल को कट करो और उसकी लेंथ मेजर करो। कर लिया मेजर? फिर ये सर्कल का सरकमफरेंस क्या है? 2 पाई आर। सो एल इक्वल टू 2 पाई आर। आप इसकी आर भी मेजर कर सकते हो। सो आपका पाई का इक्वेशन बन जाएगा L/2R, राइट? सो एक सर्कल बना के उस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर लो और सर्कल को काट के उसका लेंथ सरकमफरेंस कैलकुलेट कर लो, और वो लेंथ और सरकमफरेंस को अगर इक्वेट करेंगे तो हमें पाई की वैल्यू मिलेगी। तो आप घर पे कर सकते हो, कोई एक थ्रेड लो, राइट, और आप क्या कर सकते हो, जो भी बड़ा सर्कुलर शेप का कोई पॉट होगा आपके यहाँ या कोई बड़ा जार हो, उस जार के अराउंड आप एक थ्रेड लो, जार के अराउंड थ्रेड बांधो, ठीक है, एंड उसको बहुत टाइट नहीं बांधना है, उसको एक्सटेंड नहीं करना है थ्रेड को, राइट?
क्योंकि अगर आप एक्सटेंड करोगे वो थ्रेड को काटने के बाद वो थ्रेड वो रिलैक्स हो जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी। सो एकदम वो रिलैक्स वे में ही बिना गैप के उस पे एक सर्कल कर लो। ओके, और आप उस जार का डायमीटर मेजर कर सकते हो, आइदर वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर आपके घर पे तो होगा नहीं, सो यू कैन ट्राई हाउ यू कैन डू दैट। उसका डायमीटर मेजर कर रहे, एंड देन उस थ्रेड का लेंथ कैलकुलेट कर लो काटने के बाद, उस थ्रेड को जार को लगाने के बाद, काटने के बाद। सो रेडियस भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया। आप पाई कैलकुलेट कर सकते हो जो 3.14 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है, तो आपका पाई कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही किया जाता है पाई कैलकुलेट। दिस वाज अराउंड अर्लियर मेथड टू कैलकुलेट पाई। बट ये जो 180 और 360 डिग्री है सर्कल में, ये कहां से आया? क्या लगता है आपको? So in older times, on an average, based on planetary motion, humans understood कि Earth takes around 360 days on an average to come to make one entire revolution. Okay, and they also found that 360 is divisible by a lot of numbers. So 360 became a easy number to use because you can divide 360 को आधा कर लेंगे 180 हो जाएगा, 360 को 4 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे 90, 360 को 6 टाइम डिवाइड कर लेंगे 60, 360 को 8 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे, कितना होगा? कितना? 45, राइट। 360 को 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, कितना होगा? So this was divided 2, 3, 4, नहीं 2, 4, 6, 8, this was 9. Okay, if we divide it by 3 times, कितना होगा? 120. Divide by 5 times, how many? How much? 72, राइट। 7 से डिविजिबल है? नहीं, 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 36 मिलेगा। सो ऑलमोस्ट अगर हम 7 को छोड़ देते हैं, सो ऑलमोस्ट इतने सारे नंबर से डिविजिबल है ये। सो इट इज इजी टू डू कैलकुलेशन ऑन दैट, राइट। अगर सर्कल को हम 360 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो इजी कैलकुलेशन है। अगर उसको तोड़ना है, डिवाइड करना है, राइट। सो फिर हमने अज्यूम क्या किया कि 360 जो भी सर्कल है वो अगर हम पूरा गोल घूम के आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो 360 डिग्री हो गया। ये अज्यूम कर लिया। ओके, अभी हमें पता है पूरा सर्कल घूमते हैं तो कितना होता है? 2 पाई। ओके, 2 पाई। और डिग्री में घूमते हैं तो होता है 360। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 रेडियन विल बी कितना? डिग्री में कितना घूमे? आप बताओ मुझे कितना लेना है आपको डिग्री में। 360 ले सकते हो, 270 ले सकते हो, व्हाटएवर।
60 डिग्री लेते हैं, ओके 60 डिग्री ले लिया। अब वो 60 डिग्री का पाए में कितना होता है, पाए में कितना ट्रेवल किया 60 के लिए, पाई बाय 3, ओके। सो ये हो गया फाइनल कितना, 180 बाय पाई, विच इज हाउ मच, 57.297 डिग्री। सो 1 रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन हो गया, एक रेडियन मतलब 57.97 डिग्री, ओके। नाउ 1 डिग्री मतलब कितने रेडियन, 1 डिग्री मतलब एंगल इन रेडियन डिवाइड बाय एंगल इन डिग्री। और वन रेडियन क्या था, एंगल इन डिग्री बाय एंगल इन रेडियन। सो एंगल इन रेडियन कितना लेना है आपको डिग्री के कैलकुलेशन के लिए, पाई बाय 2 ले लेते हैं तो वो डिग्री में 90 डिग्री हो गया, विच इज अगेन पाई बाय 180, विच इज हाउ मच, 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। सो एक डिग्री मतलब इतना रेडियन, एक रेडियन मतलब इतना डिग्री, वो आपको मिल गया, ओके। नाउ हम लोग इसे where did we studied conversion of degree to minutes to seconds, hmm? angle and its measurements, right? So वन डिग्री रोटेशन के लिए, 1 डिग्री रोटेशन के लिए हमें 1 डिग्री रोटेशन इज 60 and this is 60 double. It's kind of टाइम क्लॉक वर्सेस क्लॉक में जो मूवमेंट होती है, सो क्लॉक में देर आर टोटल 12 sections, right? Okay, so एक सेक्शन मूव करने के लिए क्लॉक के मिनट हैंड को पूरा घूमना होता है, राइट? 60 एंड मिनट हैंड को एक यूनिट आगे बढ़ने के लिए सेकेंड को पूरा घूमना होता है, यस और नो? सो ये हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स जो क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर है उसमें वी स्टडीड इन सेक्शन 1.1.2 दैट इज sexagesimal system degree measure. In that what we studied is जैसे we as humans decided कि 360 is a good number, इसको अगर हम लेते हैं तो हम काफी अच्छा डिवीजन कर सकते हैं। सो एक सर्कल के कंप्लीट राउंड को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? ओके, और जब हम लोग उस 360 में डिवाइड करेंगे तो वो एक पार्ट को कहेंगे 1 डिग्री। वन पार्ट out of 360
एक पूरे कंप्लीट रोटेशन इज 360 और उस कंप्लीट रोटेशन का एक पार्ट विच इज पूरे रोटेशन को 360 में डिवाइड कर दो, that one part of one complete rotation is called 1 degree. Okay, और 1 degree. ठीक है. नाउ ये हो गया, पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे. चलो, अभी वो एक पार्ट को और डिवाइड करना है. वो एक, नाउ ये जो 1 था, ये था पूरे सर्कल का 1, 360 में से 1. अभी ये 1 जो डिग्री है, इसको अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं फिर से 1 डिग्री को, तो हमें मिलता है 1 मिनट. इसको हम 1 सिंगल डैश कहेंगे. अब ये 1 मिनट को अगर हम फिर से 60 से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट डू वी गेट? 1 सेकेंड. That 1 second is denoted by 1 double dash. That means अभी ये जो 1 डिग्री है, सो 1 डिग्री, 1 complete rotation is how many degrees? 360 degrees. 1 degrees is how many minutes? 1 degree by 60 is 1 minute. So 1 degree is how many minutes? 1 डिग्री को 60 टाइम्स अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बन जाता है 1 मिनट. So 1 degree itself is how many minutes? 60 minutes. 1 degree is 60 minutes. 1 complete rotation is 360 degree. 1 degree is 60 minutes. वैसे ही 1 minutes is 60 seconds. ओके, सो ये हमने ये हमने मैथ्स के चैप्टर में पढ़ा था. ओके, तो जस्ट रिकैप. सो ये समझ में आ गया हमें. 1 डिग्री इज 60 मिनट्स और 1 डिग्री का रेडियन हमें पता है, राइट? 1 डिग्री वाज हाउ मेनी रेडियन? 1.745 into 10 to the power minus 2 radian, right? So 1 minute will be how many radian? 1 degree is 60 minutes. So 1 minute will be how many radian? This divided by 60. 1.745 divided by 60 into 10 to the power minus 2 radian, which is how much? Exactly 2.91 into 10 to the power minus 4 radian. Now 1 second will be 2.91 into 10 to the power minus 4 divided by 60 radian. अब मिनट को 60 से डिवाइड करना है, and that will be 4.847 into 10 to the power minus 6 radian. Okay, so ये है सारा प्लेन एंगल डी थीटा के बारे में. व्हाट इज प्लेन एंगल डी थीटा? जो सर्कल में 2 डायमेंशनल थीटा है ना हमारा, दैट वन. उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपकी जो आर्क लेंथ है डिवाइड बाय रेडियस. सो दैट इज द प्लेन एंगल थीटा. और प्लेन एंगल थीटा, ये जो डी थीटा है, इन रेडियन वी कैन राइट इट एज थीटा सुपरस्क्रिप्ट सी. ओके, और उसको रेडियन भी कह सकते हो in unit RAD, this one. Second one is solid angle d omega.
सॉलिड एंगल डी ओमेगा। नाउ ये कैसे करना है? तो सॉलिड एंगल में इफ यू हैव अ सर्कल बट नाउ दिस इज नो लॉन्गर अ सर्कल, ये 3 डायमेंशनल में सर्कल क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशन में सर्कल विल बी स्फीयर। इंटरस्टेलर देखिए आप लोगों ने। ओके, सो अभी जैसे सर्कल में एक सेंटर से एक एंगल सबटेंड हो रहा था सरकमफरेंस पे, राइट? यहां से सेंटर से एक एंगल सबटेंड हो रहा है डी थीटा। लेकिन अब स्फीयर में अगर सेंटर से कोई एंगल सबटेंड हो रहा है तो वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, वैसा। अभी वो दिखेगा फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे अगर कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, ओके, और ये जो एंगल है ये है सॉलिड एंगल डी फाई। ये विजुअलाइज हो रहा है। और ये जो है ये अभी डिस्टेंस हुआ क्या? लेंथ ऑफ आर्क हुआ क्या? नहीं, एरिया। ये क्या हुआ? एरिया ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस, एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ सरफेस, राइट? सो इसमें आपका जो सॉलिड एंगल है विच इज नथिंग बट एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। और ये एरिया, सिंस ये पोर्शन ऑफ एरिया, इसको इसे हम स्मॉल एरिया डी एरिया कहेंगे, छोटा एरिया। वो जो छोटा एरिया उसे डी एरिया कहेंगे। सो योर डी एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। नाउ ये हो गया छोटा सा एरिया। ये जो डी एरिया है वो कितना एंगल सबटेंड करता है आपके सेंटर पे? कितना? अगर मैं पूरा पूरा एरिया ले लेता हूं स्फीयर का तो कितना एंगल सबटेंड करना चाहिए? व्हाट इज द सॉलिड एंगल? पहले 2 डायमेंशनल में देखते हैं। अगर 2 डायमेंशन में ये जो ds है इसको मैं पूरा सरकमफरेंस ले लेता हूं तो डी थीटा कितना हो जाएगा? अगर ds में पूरा पूरा सर्कल का चक्कर मार लिया तो ds क्या हो गया? ds विल बी 2 पाई आर। ds विल बी 2 पाई आर। पूरा सर्कल का चक्कर मार लिया मैंने, 2 पाई आर एंड डिवाइड बाय आर। सो आपका डी थीटा क्या हो गया? 2 पाई, विच इज कंप्लीट थीटा, 360 डिग्री। स्फीयर में एंगल नहीं, सॉलिड एंगल है। सो स्फीयर में 360 डिग्री होता है? नहीं होता है। स्फीयर का कोई एक प्लेन जब कट करोगे आप, स्फीयर को आधा करोगे सेंटर में से, तब आपको सर्कल दिखेगा और उस सर्कल में 360 डिग्री है। लेकिन ऐसे स्फीयर में दो प्लेन है जो 360 डिग्री मूव कर सकता है, राइट? ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है आपके लिए, बट हम लोग ये देखते हैं कि ये जो डी थीटा है ये पूरा थीटा हो गया, पूरा वो सर्कल सेंटर के अराउंड एंटायर थीटा। अभी तक वो आइसक्रीम का कोन बना रहा था, अभी पूरा थीटा हो गया। हाँ एग्जैक्टली तो अगर हम लोग वो एरिया को पूरा स्फीयर का एरिया ले लेते हैं तो डी, आपका डी ओमेगा क्या हो जाएगा? पूरा एरिया क्या है स्फीयर का? फोर पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आपका एंगल क्या हुआ? 4 पाई। सो 3 डायमेंशन में स्फीयर का जो एंगल है सेंटर में, कंप्लीट एंगल, वो 4 पाई है, राइट? राइट, एंड that is measured in not radians, it is measured in steradians. और SR, ठीक है? इसमें कोई डाउट? ओके, एग्जाम्पल है
first example of physics. What is the solid angle subtended by the moon at any point on Earth? Given the diameter of the moon is 3474 kilometer and its distance from Earth is 3.84 into 10 to the power 8. So ऐसा है, ये मून है, और ये है अर्थ, ठीक है. So what is the solid angle subtended by moon at any point on Earth? अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, आप यहां पे हो, अब मून कितना सॉलिड एंगल उस पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है, उस पॉइंट पे, अर्थ के सेंटर पे नहीं, वहां पे सरफेस पे, कि वहां आप खड़े हो. तो ये पॉइंट को कैसे होगा, हमें मून अगर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो उसके एज से सबटेंड करेंगे ऐसे. ठीक है. सो ये शेप कैसा हो गया, ऐसा, ऐसा, एंड देन मून का ये एरिया, ओके, और मून से द गिवन डायमीटर ऑफ द मून इज, मून का डायमीटर हमें दिया है, वो है 3474 किलोमीटर, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ये जो डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर. उसका सॉलिड एंगल निकालना है हमें, ये जो सॉलिड एंगल है ना डी ओमेगा, ये निकालना है. हम्म, कैसे निकालेंगे? जहां से एंगल बना रहा है, या क्या हो जाएगा? तो इसमें एक अजम्पशन है, इसमें एक छोटा अजम्पशन है. वो ऐसा है कि ये तो शेप बन गया यहाँ पे, ये मून है, ये अर्थ का पॉइंट है, ये इतना डिस्टेंस है. लेकिन हमने हमारे कंसेप्ट में क्या पढ़ा है कि कोई भी कर्व अपने सेंटर पे कितना सबटेंड करता है, राइट? या फिर सॉलिड कर्व, कोई भी सॉलिड कर्व, ऐसे 3 डायमेंशनल कर्व, 3 डायमेंशनल सरफेस, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं और ये ऐसे एंड ये ऐसे, सो इसमें ये जो एंगल है, ये डी फाई, डी ओमेगा, वो डिपेंड कितना करता है, इसका जो रेडियस है, इसका जो एरिया डी ए है, सो डी ओमेगा इज डी ए बाय आर. ये था, ओके. ये जो सरफेस है ना हमारा, वो क्या है, ये जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, राइट? ये वाला सरफेस, मतलब वो एक
प्रॉपर इक्विडिस्टेंट सरफेस बना रहा है। यहां से मून तो ऐसे नहीं बना रहा, यहां से इक्विडिस्टेंट सरफेस कैसे होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, राइट? यस और नो? ओके, सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये अर्थ है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट हम लोग उस मेजरमेंट के लिए सेंटर रखेंगे। ये हो गया मून के कांटेक्ट से, मतलब ये मून है, मून सबटेंड कहां कर रहा है, उसके एंड से ही कर रहा है। उसको हम डायमीटर समझ सकते हैं, उसके डायमीटर से। तो अभी अभी ये जो कर्व है ये कैसे बना, ऐसे, ऐसे, और दोनों डायमीटर से एक कर्व बन रहा है, ऐसा है ना? और वो 3 डायमेंशनल है। वो कर्व कैसे दिखेगा, वो सर्कुलर दिखेगा, थोड़ा सा डायमीटर का। वो मून को ऐसे स्कूप कर लिया, जैसा आइसक्रीम का स्कूप बनाते हैं हम लोग, वैसे मून का स्कूप बना लिया, स्कूप कर लिया मून को। लेकिन क्या हम ये एरिया निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, डिफिकल्ट है। हाँ, इंस्टेड इंस्टेड उसको ऐसे कर्व्ड वाला जो, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट ऐसे कर्व्ड वाला एरिया, इसको हमने सीधा सीधा सर्कल साइड से अगर देखा तो ऐसे दिखेगा। मून का डायमीटर वाला जो सर्कल बनता है ना, वही अगर पकड़ ले तो, है ना? तो वो कैसे हो जाएगा फिर 3 डायमेंशन में, ऐसे दिखने लगेगा, है ना? तो ये सर्कल ने कितना एंगल, तो ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है? और ये डी 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 ओमेगा। सो व्हाट इज योर डी ओमेगा देन? डी एरिया अपॉन आर। व्हाट इज योर एरिया? एरिया ऑफ पाई आपका, हाँ, पाई आर स्क्वायर, पाई एंड आर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आर स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइड बाय आर। आर नहीं 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 नहीं, ये मून का आर है, और ये जो आर है ये है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एग्जैक्टली। नाउ हम लोग इसमें क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं, पहला कि ये जो सरफेस है उसको हम सिंपल सिंपल सर्कल समझ लेते हैं, जिससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो एरिया में और सर्कल के एरिया में, इसलिए हमने सर्कल अज्यूम कर लिया। दूसरा, मून से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेंटर से कितना दिया है हमें, 3 पॉइंट, नहीं 3 पॉइंट नहीं, 3.8 × 10⁸ राइट? लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए, सो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं है उससे। ओके, अभी फॉर एग्जांपल ये मून है और ये डायमीटर है मून का। ओके, अभी अगर अर्थ यहाँ पे है तो मून मून सॉलिड एंगल कैसे, कहां से बनाएगा, यहां से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है वो इट इज नॉट इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस मून का, राइट? यस, नो? ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस के इक्वल है, नहीं है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो रेडियस हम ले सकते हैं, वो जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का, वो उसे हम अज्यूम कर सकते हैं, ज्यादा एरर नहीं है उसमें। एरर है लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है? सो वो मून का रेडियस क्या है, डायमीटर दिया है 3474, रेडियस क्या हो गया, 1337 मीटर या किलोमीटर?
किलोमीटर. सो 1.737 into 10 to the power 3 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये डिस्टेंस है, रेडियस विच इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, वो कितना दिया है हमें 3.84 10 to the power 8 मीटर का, ये भी स्क्वायर रहेगा. ओके चलो क्विकली कैलकुलेट करो. पाई इंटू 1.737 स्क्वायर इंटू 10 to the power 3 का स्क्वायर इज 10 to the power 6 और 3.84 का स्क्वायर इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर इज 16. ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1.737 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3.84 स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा 10 to the power -10. इसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन. सो ये वैल्यू बताइए क्विकली. (6.425 into 10 to the power -5). ये आपने खुद ने सॉल्व किया या फाइनल आंसर बताया. ओके so 6.425 into 10 to the power -5 steradian. Okay. Any question? All clear? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में डिफरेंस समझ गया. प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है, राइट. ये 2D है और ये 3D है. ओके सॉलिड प्लेन एंगल होता है रेडियन में और प्लेन एंगल होता है रेडियन में, सॉलिड एंगल होता है स्टेरेडियन में. ओके इसे RAD कह सकते हैं, इसे SR कह सकते हैं, सिंबल ऑफ द यूनिट. ठीक है. अभी यूनिट्स के कुछ कन्वेंशन है विच इज सेक्शन 1.2.3 conventions of units of convention for the units for the use of SI units. Every physical quantity, the unit of every physical quantity should be represented by a symbol. जैसे किलोग्राम है उसका सिंबल है kg, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर यूनिट किसी पर्सन पे डिपेंडेंट है, एग्जाम्पल बताइए पर्सन पे डिपेंडेंट कोई यूनिट. न्यूटन. सो न्यूटन का जो सिंबल होगा वो कैपिटल से ही होगा, कैपिटल N. इट कैन नॉट बी स्मॉल n. अगर जूल है तो उसका सिंबल J होगा बिकॉज इट इज आफ्टर द साइंटिस्ट. थर्ड थिंग, अगर मेरे पास है आंसर आता है 1 न्यूटन तो मैं सीधा N लिखूंगा. लेकिन अगर मेरे पास 100 न्यूटन आता है तो मैं उसे न्यूटन ही लिखूंगा. आई विल नॉट राइट 100 न्यूटन्स. दिस इज रॉन्ग. 1 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, न्यूटन वो सिर्फ यूनिट है. वो ये नहीं बताता है कि वो मल्टीपल है, मल्टीपल नंबर बता रहा है. नंबर किसका है, यूनिट क्या है, न्यूटन. ठीक है. ओके यूनिट के बाद कभी भी हम लोग कुछ लिखते हैं, यूनिट के बाद हम लोग जैसे 25 kg है, वी डोंट राइट इट एज 25 kg फुल स्टॉप.
बट व्हाट इफ यू से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, उसमें क्या लिखेंगे कि अगर मेरे सेंटेंस के एंड में 25 केजी आ रहा है, हाँ, देन यू कैन गिव द सेंटेंस का फुल स्टॉप, दैट इज फाइन। बट आप 25 केजी यूनिट का फुल स्टॉप और फिर सेंटेंस का फुल स्टॉप ये नहीं दे सकते। दैट मीन्स 25 केजी को सेपरेट से डॉट नहीं आना चाहिए। 25 केजी के बाद देर इज नो फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज the unit of physical quantities in numerator and denominator should be written as one ratio. For example, the SI unit of acceleration, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर स्पेस सेकेंड टू द पावर -2, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते मीटर पर सेकेंड नहीं, ये जो पर सेकेंड है ये एक में ही आएगा, सेकेंड स्क्वायर, ओके। सिक्स्थ वन, अभी हम जूल पर केजी केल्विन अगर है, so we cannot write joule in full form and then kg and kelvin in short form. We cannot write that. It all has to be short, all has to be symbol. You cannot mix, okay. Yeah. uh, Now सिंबल के कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे सेकेंड्स, सेकेंड्स का सिंबल है एस, लेकिन अगर मिली सेकेंड कर देता हूं तो एम एस, नो, नो स्पेस, नो स्पेस। अगर एम और एस में स्पेस है तो ये क्या हो गया, मीटर इंटू सेकेंड हुआ। अगर एम एस में स्पेस नहीं है तो ये हुआ मिली सेकेंड। ये प्रीफिक्स है, ये दो सेपरेट यूनिट है, प्रीफिक्स नहीं है कोई किसी का वहां पे। सो 1 मिली सेकेंड इज ऑल्सो 1 मिली सेकेंड, और इसको हम इनको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड, इसको म्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इज 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 nanosecond is 1 second is 10⁻⁻9 second, okay. Now अगर मुझे 10⁻⁻9 सेकेंड को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे लिखूंगा 1 nanosecond, बट आई कैनॉट राइट इट एज 1 मिली ऑफ माइक्रोसेकेंड। आई कैनॉट राइट इट लाइक दिस। 1 मिली मतलब 1 मिली 10⁻³ ऑफ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का सेकेंड, विच इज 10⁻⁻9 सेकेंड, दैट इज करेक्ट। बट वी कैनॉट राइट इट लाइक दिस। डबल प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, मतलब मिली और माइक्रो दो दो प्रीफिक्स हो गए, नहीं, देयर हैज टू बी ओनली वन प्रीफिक्स। you can write it like this, 10⁻³ microsecond, you can write it like this, 10⁻⁻6 मिलीसेकेंड, ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁻9 सेकेंड को, 10⁻⁻9 सेकेंड को वन प्रीफिक्स, वन प्रीफिक्स। ये समझा आपको 10⁻³ कैसे हो, 10⁻6 कैसे हो, ओके। हाँ, लास्ट वन, say that again,
हाँ, नैनो के बाद होगा ना पिको, उसका कोई एंड नहीं है ना। यूनिट में अगर आपके पास कोई यूनिट है मीटर पर सेकेंड और मीटर स्पेस सेकेंड इनवर्स, आप इसको मीटर स्पेस, आपको मिली सेकेंड और मीटर सेकेंड में अगर कंफ्यूज हो रहे हो आपके राइटिंग में, तो मीटर डैश सेकेंड इनवर्स ऐसे लिख सकते हो। दिस इज बेस्ट। स्पेस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डैश दे दो, काम खत्म। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा है ms, आप कोई कुछ कुछ बना रहे हो, कुछ इक्वेशन है, कुछ प्रॉब्लम है जिसमें मिली सेकेंड भी है और मीटर इंटू सेकेंड भी है, तो कौन सा कब क्या लिखा है वो कैसे पता चलेगा? आपकी हैंडराइटिंग में कभी स्पेस है कभी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब आप, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मिली सेकेंड को मिली सेकेंड लिखिए, मीटर सेकेंड को मीटर डैश सेकेंड लिखिए, बात खत्म। ओके ओके, सो आज यहीं पे रुकते हैं। आज काफी क्रोनोलॉजी हिस्ट्री हमने देख ली। कल से हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ लेंथ, उसमें भी काफी ओल्डर कंसेप्ट्स है। एमएसटीसीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, बट फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इट इज इंपॉर्टेंट। सो measure of length and then we will take measure of mass, then measure of time. So length, mass, time, fundamental के fundamental quantity. देन डिमेंशन एंड डिमेंशनल एनालिसिस। देखो डिमेंशनल एनालिसिस अगर आपने किसने किया होगा तो वहां लेंथ, मास और टाइम तीन चीजें ज्यादा दिखती है। इट इज बिकॉज दे आर फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल। एंड देन डायमेंशनल एनालिसिस कैसे यूज करना है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, एंड देन वी हैव एरर मेजरमेंट्स। एरर मेजरमेंट्स, एरर के कॉम्बिनेशन, यस। सो हमें लेंथ मेजर कैसे करते हैं, मास मेजर कैसे करते हैं, टाइम मेजर कैसे करते हैं वो सीखना है। उसके बाद हमें एरर मेजर कैसे करते हैं वो सीखना है। एंड व्हाट वाज बिफोर दैट, डिमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी के लिए रुक जाते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। एनी क्वेश्चन? ओके ओके, विल स्टॉप हियर। बाय बाय।